नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कुमार स्पेशल ग्रुप डी के लिए आज से साइंस का सीरीज चालू कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी देखेंगे। बायोलॉजी उसके बाद आगे का सीरीज आएगा। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर वक्त जाता रहे आपके पास, कोई कष्ट ना हो आपको। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बायोलॉजी। हम बायोलॉजी में देख रहे हैं जीव विज्ञान। ठीक है, तो जीव विज्ञान में हम लोग देखेंगे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। क्या है जीव विज्ञान? ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? जो भी पृथ्वी पे जीव जंतु हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से हम अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान में। ठीक है, बायोलॉजी, ये बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना होता है, बायो प्लस लॉजी। बायो बायोस का संक्षिप्त रूप है, ठीक है, और लॉजियस का संक्षिप्त रूप है लॉजी। ठीक है, बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, लॉजियस का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन करना। ठीक है, आगे हम देखते हैं पदार्थ। पदार्थ को हम दो भाग में बांट सकते हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव को कहेंगे लिविंग थिंग्स और निर्जीव को कहेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक, आगे हम देखते हैं सजीव का लक्षण। निर्जीव के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सजीव के बारे में। तो सजीव का लक्षण देखते हैं। सबसे पहले सजीव वृद्धि करता है, उसके बाद गति करता है, श्वसन करता है, उत्सर्जन करेगा, पाचन करेगा, उपापचय करेगा और प्रजनन करेगा यानी रिप्रोडक्शन, वंश वृद्धि करेगा। क्या क्या करेगा सजीव? तो वृद्धि करेगा, गति करेगा, श्वसन करेगा, उत्सर्जन, पाचन, उपापचय और प्रजनन। ठीक, आगे हम देखते हैं विषाणु। ये विषाणु को हम सजीव एवं निर्जीव इन दोनों के बीच की कड़ी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जहाँ रहता है वैसा व्यवहार करता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यवहार करता है। जैसे में ये अगर बालू में है या मृत चीज़ में है तो ये मृत जैसा व्यवहार करेगा, और जैसे ही ये जीवित चीज़ में आएगा तो जीवित जैसा व्यवहार करेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं सजीव के रूप है कुछ। तो सबसे पहले देखते हैं सजीव में जीव विज्ञान। इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान को कहेंगे जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को कहेंगे बोटनी। ठीक है, जूलॉजी में हम अध्ययन करेंगे जंतुओं का। जूलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? जंतु का। और बोटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? पेड़ पौधों का। ठीक है, आगे यहाँ नोट में दिया गया है कि जीव विज्ञान का जनक, किसका जनक? जीव विज्ञान का, ये अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है अरस्तु को? जंतु विज्ञान का जनक। ठीक है, थियोफ्रेस्टस, इसको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान का जनक। आगे देखते हैं जीवों का वर्गीकरण। क्या हो रहा है? जीव का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण में कैरोलस लिनियस, इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, ये समस्त जीवों को 5 बड़े भागों में बांटे हैं। क्या किए हैं कैरोलस लिनियस? जितने भी जीव हैं इनको 5 बड़े भाग में बांट दिए हैं। आगे देखते हैं कौन कौन भाग है। सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। ठीक है, ये इतने भाग में जीवों को बांटे हैं। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। ठीक है, हम लोग देखते हैं मोनेरा। ये मोनेरा संसार के सूक्ष्मतम एवं सरलतम जीवों का वर्ग है। क्या है मोनेरा? ये संसार के सबसे सूक्ष्मतम एवं सरलतम जीवों का वर्ग है। ठीक है,
आगे देखते हैं जीवों का कोशिका, किन जीवों का? मोनेरा वर्ग के, ये अर्ध विकसित होते हैं। क्या होते हैं मोनेरा वर्ग के जीव के कोशिका? अर्ध विकसित होते हैं, इसीलिए इसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, जिस भी जंतु के कोशिका अर्ध विकसित होंगे उसे हम प्रोकैरियोटिक कहेंगे। ठीक है, इनके जीवों को अकोशिकीय जीव भी कहते हैं। ठीक है, जैसे में यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया, ये क्या है? मोनेरा वर्ग के जीव हैं, इनका कोशिका क्या होगा? अर्ध विकसित होगा। ठीक है, मोनेरा वर्ग के जीव हवा, पानी, रेगिस्तान सभी जगह उपस्थित रहते हैं। क्या होता है मोनेरा वर्ग के जीव में? ये हवा में, पानी में, रेगिस्तान में हर जगह उपस्थित रहते हैं। ठीक है, जीवाणु अपना श्वसन, जीवाणु जो है अपना श्वसन क्रिया प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा करता है। जीवाणु किसके द्वारा श्वसन करेगा? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। सभी मोनेरा वर्ग के जीव एक कोशिकीय होते हैं। जितने भी मोनेरा वर्ग के जीव हैं क्या करेंगे? ये एक कोशिकीय जीव होंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रोटिस्टा। क्या? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा वर्ग के सभी जीव, प्रोटिस्टा वर्ग के सभी जीव एक कोशिकीय तो होते हैं, लेकिन ये जलीय जीव होते हैं। ठीक है, इनका कोशिका पूर्णतः विकसित होता है। क्या होते हैं प्रोटिस्टा वर्ग के जीव? ये एक कोशिकीय होते हैं लेकिन जलीय जीव होते हैं, और इनका कोशिका जो होता है पूर्णतः विकसित होता है, इसीलिए हम इसे यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं, नोट में कुछ दिया गया है, यूग्लिना। ये यूग्लिना जो है प्रोटिस्टा वर्ग का जीव है, जो प्रकाश के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करता है, और अगर प्रकाश नहीं रहता है तो प्रकाश के अभाव में प्रपोषी की तरह भोजन पकड़ता है। ठीक, यहाँ यूग्लिना की फोटो दिया गया है, इसे हम फ्लैजिला कहते हैं। ठीक, यूग्लिना को पादप एवं जंतु, इन दोनों की बीच की कड़ी कहा जाता है। किसे कहेंगे? यूग्लिना को पादप एवं जंतु की बीच की कड़ी। क्यों? क्योंकि ये भोजन भी पकड़ता है परपोषी की तरह और प्रकाश संश्लेषण भी करता है। आगे देखते हैं कवक यानी फंगी। ठीक है, यह बहुकोशिकीय परपोषी जीव होता है। हम लोग देखे थे मोनेरा में एक कोशिकीय होता है लेकिन अर्ध विकसित होता है। उसके बाद प्रोटिस्टा में देखे कि एक कोशिकीय वो जीव था लेकिन उसका कोशिका विकसित था और ये जलीय था। ठीक है, आगे देखते हैं कवक में। ये कवक का कोशिका जो होता है, इसका कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। कवक अपना भोजन जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ का अवशोषण करके करता है। जो भी सड़े गले पदार्थ होते हैं उसी पे कवक पनपता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ कुछ कवक के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे में मशरूम, पेंसिलियम और राइजोपस, ये क्या है? कवक है। ठीक है, आगे देखते हैं पेंसिलिन नामक दवा पेंसिलियम नामक कवक से बनाया जाता है। ठीक है, पेंसिलिन नामक दवा किससे बनाया जाता है? पेंसिलियम नामक कवक से। ये सर्वप्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक था। ठीक है, आगे देखते हैं पादप वर्ग। वे सभी रंग बिरंगे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम पादप वर्ग के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे में पादप को स्वपोषी वर्ग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाता है। सभी हरे पेड़ पौधे एवं शैवाल, इसके उदाहरण कुछ दिए हैं। क्या? सभी हरे पेड़ पौधे और शैवाल ये पादप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं जंतु वर्ग। जैसे में जंतु वर्ग हम लोग देखेंगे, ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों अथवा अन्य जीवों से प्राप्त करता है, जंतु वर्ग के अंतर्गत रखेंगे। क्या है जंतु वर्ग?
ये या तो भोजन अपना पेड़ पौधे से प्राप्त करेंगे या किसी जानवर को मार के या अन्य प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, इनका भी कुछ उदाहरण दिया गया है, जैसे में कुत्ता है, बिल्ली है, पक्षी है, मछली है, केंचुआ, तेलचाटा, ये सब क्या है, जंतु वर्ग के अंतर्गत आते हैं। सभी कशेरुक एवं अकशेरुक प्राणी, इसको हम जंतु वर्ग के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, यहाँ परिभाषा हम देख लेते हैं। कोशिका जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है, जो भी जीव हैं उनका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होता है, क्योंकि पूरे बॉडी का निर्माण ही कोशिका के द्वारा होता है। ठीक है, सबसे बड़ी अगर कोशिका की बात किया जाए तो ये शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। ठीक है, इसको हम अपने नंगे आंख से भी देख सकते हैं। सबसे छोटी कोशिका की बात किया जाए तो पीपीएलो माइकोप्लाज्मा होता है। क्या होता है सबसे छोटी कोशिका, पीपीएलो माइकोप्लाज्मा। ठीक, आगे देखते हैं सबसे लंबी कोशिका, ये तंत्रिका तंत्र के कोशिका का होता है, सबसे लंबी कोशिका। तंत्रिका तंत्र के सबसे छोटी इकाई को हम न्यूरॉन कहेंगे। आगे देखते हैं सर्वप्रथम कोशिका की खोज, क्या, सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। ये किस प्रकार किए थे, ये बोतल के कर्क में किए थे। ठीक है, यह एक मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था, रॉबर्ट हुक साहब जो खोजे थे, ये मृत कोशिका था। आगे देखते हैं एबी ल्यूवेनहॉक। एबी ल्यूवेनहॉक 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज किया। ठीक है, इन्होंने ही सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किया। जीवाणु की सर्वप्रथम खोज कौन किया, एबी ल्यूवेनहॉक। आगे देखते हैं स्लाइडेन एवं स्वान। कौन है, स्लाइडेन है और स्वान है। सर्वप्रथम वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए हैं, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने किए हैं। आगे देखते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत में हम लोग देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का आधार क्या है, तो कोशिका ही है। जीवों का क्रियाकलाप, उसके अंदर कोशिकाओं का क्रियाकलाप होता है। ठीक है, नए कोशिकाओं का निर्माण पुराने कोशिकाओं से होता है। ठीक, नए कोशिका का निर्माण कहाँ से होगा, तो पुराने कोशिका से होगा। आगे देखते हैं जॉनसन एवं जॉनसन ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जॉनसन एवं जॉनसन ने किए हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से किसी भी चीज को 100 गुना से 1500 गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नॉल एवं रस्का। कौन है, नॉल एवं रस्का। ये 1932 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किया। नॉल एवं रस्का क्या किए हैं, 1932 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किया है। ठीक है, लेकिन इसका उपयोग 1940 से हुआ। ठीक, आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ये 1 लाख से 3 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, 1 लाख से 3 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है। आगे हम देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम की खोज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आविष्कार के ही द्वारा हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ होता तो राइबोसोम का खोज संभव नहीं था।